ओके सो गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने कुछ फीचर्स जो एनसी मशीन होती है, तो एनसी मशीन सिस्टम जो होते हैं उनकी कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया था। और जिसमें फीचर्स के साथ साथ हम लोग शायद डीएनसी सिस्टम, एनसी सिस्टम और सीएनसी सिस्टम, इन तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं ना। हेलो, वॉइस ठीक है ना? हाँ ठीक आ रही है सर आवाज। तो अगर अब हम क्या करेंगे, वी विल बी डिफरेंशिएटिंग एनसी सिस्टम एंड सीएनसी सिस्टम। दोनों, अगर एनसी मशीन और सीएनसी मशीन की बात करेंगे तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो पहले अगर हम बात करेंगे कि जो आपके, देखो जब भी आप डिफरेंस लिखो, डिफरेंस हमेशा टेबल फॉर्म में होना चाहिए। एक टेबल बनेगी, एक लेफ्ट साइड में पहला वाला पार्ट और राइट साइड में दूसरा वाला पार्ट। तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों के सेम पॉइंट्स के हिसाब से आप उनको डिफरेंशिएट करोगे कि इसमें ये चीज़ें होती है, इसमें ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। आगे कभी भी अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, कभी भी डिफरेंस पूछा जाता है आप लोगों से, तो आप इसी फॉर्म में लिखेंगे। अगर दूसरे तरीके से लिखेंगे तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंस। तो पहला जो है, जो सीएनसी मशीन होती है वो हार्ड वायर्ड होती है, और इसमें जो भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को रीड करने के लिए टेप और टेप रीडर, ये सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि प्रोग्राम को एंटर कराने के लिए हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन अगर हम सीएनसी मशीन की बात करेंगे तो ये सॉफ्ट वायर्ड होता है, इसमें प्रोग्राम बनाते हैं और डायरेक्टली जो कंट्रोलर होता है वही आपका, वो जो कंट्रोलर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। डायरेक्टली कंप्यूटर से आप एमसीयू को प्रोग्राम सेंड कर देते हैं। तो इसमें टेप और टेप रीडर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अनरिलायबल कंपोनेंट होते हैं। कभी भी उनके बीच में हो सकता है कोई सिग्नल ड्रॉप हो सकता है, कभी कभी कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस रीड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि इसमें ये हार्ड वायर्ड है, ये सॉफ्ट वायर्ड है। दूसरा, इसमें प्रोग्राम को एंटर करने के लिए टेप और टेप रीडर की रिक्वायरमेंट है। आप बोल सकते हो इसमें कि ये जो भी कंट्रोलर होता है वो कंट्रोलर कंप्यूटर बेस्ड होता है, और डायरेक्टली प्रोग्राम जो होता है, दैट प्रोग्राम यू कैन डायरेक्टली सेंड टू द मशीन कंट्रोल यूनिट फ्रॉम द कंप्यूटर। एंड दिस जो टेप रीडर होता है, दिस टेप और टेप रीडर बोथ आर दी, यू कैन से दीज tape and tape reader are unreliable components. Some you can say some data may be skipped while reading. तो जो भी programs होते हैं, some instruction cannot be read by the tape reader, some, so the chances of error are more. But in this case, as we are not using a tape reader in case of the CNC machine, because it uses the microprocessor control system या microprocessor based control system. That's why the reliability improves in this case. तो इसमें टेप रीडर का यूज नहीं करते, we directly send the program from the computer to the MCU. Third is the part programming mistakes are common due to the use of punched tape. पंच टेप जब आप यूज करेंगे तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गलत साइज का होल आप वहाँ पर पंच कर दोगे, जिससे उस पर्टिकुलर होल का जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है, जो भी कोडिंग होती है, दैट may generate some error. Okay, so in this, while preparing a part program on the punched tape, the chances of mistakes are more. But in this part programming, in case of CNC machines, the part program is prepared in the computer, so the error chances are very less, or you can say mistakes can be minimized to an acceptable level. So mistake के chances इसमें कम होते हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा रहते हैं. Fourth point, the control system doesn't present opportunity to make changes in speed and feeds during the cutting process. So as you know, it is hardwired. Once you have prepared the program and punched some holes over the punched tape, then you cannot modify those things, because whenever the modification is very difficult, or sometimes you can say the changes cannot be done over a punch tape whenever you have make the program. जब भी एक प्रोग्राम बन चुका है उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते एनसी मशीन में, जबकि in this case, that is in case of the CNC machine, you can change the speed, feed and depth of cut can be varied or changed while machining. The productivity can be given high. ठीक है, तो इसमें ये सारे वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, because you have to just change the parameters while in the program. Normally you will be changing a program in the computer
so you can easily make the possible corrections, possible changes in the speed, feed and depth of cut. So that is possible in case of the CNC machine, but it is not possible in case of NC machine. NC machine में possibility नहीं है, CNC में थोड़ी ये चीजें possible हो सकती हैं. Fifth point is since the controller is hardwired, cannot be altered or improved easily. तो अगर hardwired है कोई चीज तो उसको आप easily improve नहीं कर सकते, you cannot easily change that thing. But in case of CNC machine, the controller is a software, that is microprocessor based. Okay, so new features like interpolation algorithm, these features can be added over a period of time. Okay, so these are the certain features, and again you can add some other things like CNC use the concept of adaptive control also, but not in the NC machines. Yes, are you saying? Hello. So till now I think you have cleared all the things. So is it clear the difference between NC and CNC machine? Anyone of you have any doubt or clear to you? Clear. Okay, now moving to the adaptive control. Adaptive control, the concept of adaptive control was there because of to optimize the thing, to optimize the productivity. Okay, so the concept of adaptive control generally considers, as we know that whenever we are manufacturing component, whenever we are manufacturing a particular object, then what happens, we are using some raw material and we perform some operation on that raw material and will be getting the final product. But as you know, whenever we are analyzing any component, then we see the material is homogeneous and isotropic. But in actual practice it is not possible. एक्चुअल कंडीशन की बात करेंगे तो जो आपका मटेरियल है वो होमोजेनियस नहीं होता है. ऐसा हो सकता है कि कहीं मटेरियल की बात करेंगे, कहीं डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, कहीं डेंसिटी कम हो सकती है, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं. या जब भी आप लोगों ने उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को बनाया होगा कास्टिंग के थ्रू, बाकी कोई भी प्रोसेस के थ्रू, व्हेनेवर यू आर मैन्युफैक्चरिंग दैट, तो हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं वॉइड प्रेजेंट हो. ठीक है, कहीं मैंने बोला कि कहीं उसकी डेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं डेंसिटी कम भी हो सकती है, कहीं कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी हो सकते हैं, उसके मॉलिक्यूल के शेप वगैरह भी, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये सारे चेंज हो सकते हैं. तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जब भी आप मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हो, तो मशीनिंग ऑपरेशन करते टाइम अगर तो मान लिया कि एक पॉइंट पे आपको ड्रिल करना है, वहाँ पर मटेरियल की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मटेरियल को, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई मटेरियल है और यह प्लेट मान लेते हैं, कोई प्लेट मान लेते हैं. ठीक है, अभी एज्यूम करना कि एक प्लेट है, जैसे कोई शीट मान सकते हो, और उस शीट पे आपको क्या करना है, मान लिया ड्रिलिंग करनी है. यू वांट टू ड्रिल एट सम पॉइंट. मान लिया कुछ पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, 4 पॉइंट कहीं भी मान सकते हैं पर्टिकुलर प्लेट पे. तो मान लिया कि मेरे पास पॉइंट 1 है. ठीक है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3. तो व्हेनेवर आई एम ड्रिलिंग, जब हम मैं ड्रिलिंग की बात करूंगा तो आपका टूल जो है, कटिंग टूल, वो ड्रिल करने के लिए पॉइंट 1 पर आएगा. ठीक है, और जैसे ही वो पॉइंट 1 पर आएगा, मान लिया कि यू आर ड्रिलिंग, तो आपने देखा कि भाई पॉइंट 1 पर जो मटेरियल की डेंसिटी है वो ज़्यादा है. ठीक है, तो इस पॉइंट पर, पॉइंट 1 पर ड्रिल करने के लिए क्या होगा, यू विल बी रिक्वायरिंग मोर फोर्स. उसको ड्रिल करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी. तो हम क्या करेंगे, हम अपने टूल को उस हिसाब से फीड जो होती है, फीड रेट हो गया, स्पीड हो गया, तो वो पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन कर देते हैं कि भाई आपका ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पर ड्रिलिंग करनी है. इसके बाद पॉइंट 1 से जब पॉइंट 2 की ओर आप मूव करते हैं, मान लिया कि पॉइंट 2 वहाँ से कुछ डिस्टेंस दूर है, एक्स डायरेक्शन में है, वहाँ से मान लिया 5 सेंटीमीटर दूर है, तो आपका टूल जल्दी से ट्रैवल करेगा कि बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है. अगर ड्रिलिंग की बात करेंगे तो ड्रिलिंग में क्या होगा, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की ओर जब आप मूव करोगे, तो मूव करते टाइम आपके टूल को बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है. और जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है तो क्या करेंगे, आप धीरे धीरे करके चलेंगे या स्लो फास्ट चलेंगे? यू विल मूव वेरी फास्ट. जैसे मान लिया कि आप कहीं एक पॉइंट से, या दिल्ली से मान लिया कि आप आगरा जा रहे हो. ठीक है, अगर आपको बीच में कोई काम नहीं है तो आप उस हिसाब से चलेंगे. आपको सिंपल एक टॉप गियर में डाल देना अपने जो भी व्हीकल है और जल्दी से चलना है. लेकिन बाई चांस अगर आपको बीच में कुछ काम है तो भाई उस हिसाब से आप चलेंगे ना. बीच में कुछ पॉइंट पे रुकना है तो आप उस हिसाब से आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ टाइम आपको वहां देना पड़ेगा. सेम कंसेप्ट ये है कि जब आप ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे, पॉइंट 1 से 1 पे ड्रिलिंग हो गई, आप 2 पर जाना, तो बीच में कोई ऑपरेशन नहीं करना, तो आप फास्ट चलेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. लेकिन जैसे ही पॉइंट 2 पर पहुंचेंगे, आपको पता था कि भाई पॉइंट 1 पर डेंसिटी ज़्यादा थी.
ठीक है, वहाँ पर उसकी हार्डनेस वगैरह जो भी वहाँ पैरामीटर्स है वो ज़्यादा थे। लेकिन जैसे ही पॉइंट 2 पर गए आप, तो अंदर जो था पॉइंट 2 पर जहाँ पर आप ड्रिल करने चाह रहे थे, उसके नीचे कोई पर्टिकुलर होल प्रेजेंट था या ब्लो होल्स प्रेजेंट था। तो हुआ क्या कि जब आप कटिंग करेंगे तो कटिंग करते टाइम जहाँ पर ब्लो होल प्रेजेंट है एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, द कटिंग टूल और यू कैन से द ड्रिलिंग फोर्स रिक्वायर्ड विल बी वेरी लेस। आवाज साफ नहीं आ रही सर आपकी आवाज। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि सर जब आप आवाज आ रही है, बहुत कट रही सर। आवाज बहुत कट रही है सर आपकी। ओके, जस्ट वेट। तो मैं अभी ये बोल रहा था आप लोगों से कि जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की ओर आज जब आप मूव करेंगे, और मैंने बोला कि पॉइंट 2 पर जहां आप ड्रिल करना चाह रहे थे वहां पर एक वॉइड प्रेजेंट है। तो होगा क्या कि जब आप ड्रिल करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपको ड्रिल करने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाना है। जहां कोई फोर्स नहीं लगाना है वहां तुरंत आप फीड रेट बढ़ा दोगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जो टाइम एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम आपको कम लगेगा। ठीक है, तो यही बेसिक फंक्शन होता है अडेप्टिव कंट्रोल का। अडेप्टिव कंट्रोल यूटिलाइजेस सम इनपुट वेरिएबल्स एंड विल कंट्रोल द आउटपुट। कुछ इनपुट वेरिएबल्स को ये कंट्रोल मतलब जज करता है और उसके बाद ये कुछ आउटपुट जो भी होते हैं उनको एडजस्ट कर देता है उसके अकॉर्डिंग टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी। हालांकि कई दो टाइप होते हैं अडेप्टिव कंट्रोल के, वो दोनों टाइप पढ़ लेंगे। तो यही लिखा था, कंसेप्ट ऑफ अडेप्टिव कंट्रोल केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पार्ट्स to be machined and over increased source of variability in the machining. Because of various sources of variability in the machining, we use the concept of adaptive control. So what are the various reasons for the variability changes? जो वेरिएबल जब भी मशीनिंग करते हैं तो मशीनिंग करते टाइम कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल्स होते हैं वो जब टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं तो उसके अंदर वेरिएबिलिटी आ जाती है, चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर। ओके, तो जब भी किसी पार्ट को मैन्युफैक्चर करोगे तो वेरिएबिलिटी आ जाती है। तो वेरिएबल के सोर्सेस क्या क्या होते हैं? वेरिएबिलिटी आने के या जो भी चेंजेस होते हैं उसके अंदर मशीनिंग के टाइम पे, तो कुछ चेंजेस किस किस वजह से आ सकते हैं? पहला, टूल वियर। अब आप देख रहे हो कि जब आप मशीनिंग कर रहे हो तो मशीनिंग करते टाइम क्या होगा, आपका जो टूल है, जो प्रॉपर्टी इनिशियली या जो कटिंग फोर्स इनिशियली आपका टूल होगा, बहुत टाइम तक जब वो काम करेगा तो वो डल होता जाएगा धीरे धीरे करके। और किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को कट करने की बात करेंगे तो इनिशियली अगर आपको कट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो बाद में जब आपका टूल डल हो जाएगा, थोड़ा सा डल हो जाएगा, तो मतलब आपके जो भी कटिंग एजेस होते हैं वो थोड़ी घिस जाएंगी। तो क्या होगा, उस मेटल को रिमूव करने के लिए आपको यू विल रिक्वायर मोर फोर्स। ठीक है, तो टूल वियर एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से वेरिएबिलिटी हो सकती है मशीनिंग में। कटिंग फोर्सेस ज़्यादा चाहिए होंगे अगर टूल वियर हो जाएगा तो। वर्क पीस की रिजिडिटी में भी वेरिएशन हो सकते हैं। मान लिया कि बाई चांस आपका जो फिक्सर या जिक्स फिक्सर आपने वो यूज़ किए हैं पर्टिकुलर को फिक्स करने के लिए, वो ढीले हो गए, तो वो भी एक वेरिएबल होती है। एयर गैप मैंने अभी आपको बताया था, वॉइड वगैरह प्रेजेंट है, कोई मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, यूज़ करते टाइम मान लिया कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डेंसिटी है, लेकिन दूसरे पॉइंट पर जब आप मशीनिंग कर रहे हो वहाँ पर वॉइड प्रेजेंट है, तो वहाँ पर भी, या मेटल जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, एयर गैप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एयर गैप। फीड रेट, तो हम चाहते हैं जहाँ एयर गैप हो वहाँ फीड रेट आप बढ़ा दो। ठीक है, वर्क पीस की हार्डनेस भी डिफरेंट सेक्शन पर डिफरेंट हो सकती है। और सम टाइम जो ज्योमेट्री ऑफ कट में आल्सो वेरी फ्रॉम चेंजिंग डेप्थ ऑफ कट एंड विड्थ ऑफ कट। तो इस केसेस में क्या होता है कि फीड रेट हो गया, कटिंग फोर्सेज हो गए, ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू एडजस्ट। सो द वेरियस सोर्सेज ऑफ वेरिएबिलिटी इन द मशीनिंग आर टूल वियर, वेरिएशन द work rigidity, air gaps, workpiece hardness, and some of the various parameters are these one. तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस कंडीशन वी विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एडेप्टिव कंट्रोल। ठीक है, तो एडेप्टिव कंट्रोल का कंसेप्ट क्या होता है? सो इट इज देन एक्सटेंशन ऑफ, यू कैन से इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम that deals with the measurement of certain machining parameters, that deals with the control, or you can say this refers to a control system hota hai. Obviously adaptive control is a control system that deals with the measurement of certain machining process variables like torque, force, spindle speed, deflection, temperatures, vibration amplitude, power. So it measures all these process variables
and then uses those variables to control the machining parameter like cutting speed of the tool, feed rate, etc. to get the higher machining efficiency or higher productivity you can say. ठीक है, तो अडेप्टिव कंट्रोल में क्या होता है, अडेप्टिव कंट्रोल में क्या होता है कि जो ये अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम होता है, दिस कंट्रोल सिस्टम मेजर सम इनपुट पैरामीटर्स, मेजर सम मशीनिंग पैरामीटर, जैसे कि टूल कटिंग फोर्स हो गया, ठीक है, कटिंग फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, स्पिंडल की डिफ्लेक्शन क्या हो गया, टेम्परेचर. सो ऑल दीज पैरामीटर्स आर मेजर्ड and measures. So these input parameters will be, after measuring, will be used to control the output like will be used to control the tool parameter. We used to control some parameters of the tool like cutting speed, feed rate, so as to get high machining efficiency. तो हायर मशीनिंग एफिशिएंसी ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो आपका कटिंग टूल होता है, उस कटिंग टूल जो भी कुछ इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कटिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट, टॉर्क कितना चाहिए और टेम्परेचर, टूल का डिफ्लेक्शन, ये सारे पैरामीटर को रीड करते हैं और इन सारे पैरामीटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, आउटपुट चेंजेस हो जाते हैं. आउटपुट मतलब अगर मैंने देखा कि कटिंग फोर्स कम रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, जो भी टूल होगा, ये जो सिस्टम क्या होगा, अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, फीड रेट बढ़ा देगा. ठीक है, फीड रेट बढ़ा देगा या जो आपकी कटिंग स्पीड है, इन सबको बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा कि आपको हायर मशीनिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी. और इसको मेजर कैसे करते हैं, हाउ दिस अडेप्टिव कंट्रोल इज मेजर्ड, हाउ द मशीनिंग एफिशिएंसी इज मेजर्ड. सो द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये पैराग्राफ में लिखा हुआ, आपको पॉइंट में लिखना है. पॉइंट में कैसे, पहला, अडेप्टिव कंट्रोल इज एन एक्सटेंशन ऑफ कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल. दूसरे पॉइंट में लिख सकते हो, दिस कंट्रोल सिस्टम डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ सर्टेन मशीनिंग पैरामीटर्स, machining process parameters like cutting force, torque, spindle deflection, temperature, etc., and use these parameters to control the machining output parameter like machining parameter like cutting speed and feed rate, so as to get the higher machining efficiency. The third point में आप लिख सकते हो, this the parameters used to the performance and efficiency of this machining can be judged by the material removal rate and जो cost per volume of metal removal. ठीक है, तो कितना metal removal rate होता है या cost per unit metal removal rate, उसके बेसिस पे आप इसको क्या कर सकते हो, you can judge or you can check द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी. अगर आपको मशीनिंग की या अडेप्टिव कंट्रोल की सिस्टम की अगर आपको एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आप मटेरियल रिमूवल रेट चेक कर लीजिए या कॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम रिमूव, वो चीज़ें मैच चेक करके आप यू कैन जज द सिग्निफिकेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ यू कैन जज the performance and efficiency of machining using adaptive control, so you can say we can judge this performance of machining and the productive performance and efficiency of machining system by calculating or by measuring the material removal rate or the cost per unit the volume of metal removal. ठीक है, these are the parameters which can be used to judge the effectiveness of machining process whenever we are using adaptive control. ठीक है, so during machining we have to optimize the value of machining parameter so that we will be getting the higher machining efficiency. आपको क्या करना होगा कि आपको जो भी मशीनिंग पैरामीटर्स होंगे उन मशीनिंग पैरामीटर्स की ऑप्टिमम वैल्यू ऑटोमेटिकली वहाँ डिसाइड हो जाएगी. डिसाइड करने के बाद यू विल बी गेटिंग द हायर मशीनिंग एफिशिएंसी. ठीक है, सो till now I think you have understood the concept of adaptive control. So adaptive control क्या करता है, adaptive control अब देखो, मैंने आपसे बोला कि जहाँ पर डेंसिटी कम होगी या हार्डनेस कम होगी वहाँ पर आपको टूल ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकता है, ज़्यादा फीड रेट से मूव कर सकता है. तो वही है, तो अडेप्टिव कंट्रोल क्या करेगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सो अडेप्टिव कंट्रोल डिटरमाइंस द प्रॉपर स्पीड एंड ऑब्लिक और फीड रेट ड्यूरिंग द मशीनिंग एज टू द फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स इन सम फैक्टर. ठीक है, तो ये क्या करेगा, अडेप्टिव कंट्रोल क्या करेगा कि जो भी जब मशीनिंग हो रही होगी तो उस टाइम पे कुछ इनपुट फैक्टर्स जैसे कटिंग फोर्स कितना होगा, ठीक है, और उसके कटिंग फोर्सेस कितना होगा और
नॉट कटिंग फोर्सेस कि मटेरियल की हार्डनेस कितनी है, डेप्थ ऑफ कट कितनी है, उसके बेसिस पे ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर स्पीड होगी कटिंग टूल की या फीड रेट होगी, उस फीड रेट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, जिससे आपको हायर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी कटिंग टूल की। ठीक है, तो adaptive control has the capability to respond to and compensate for these variable during the process। बाकी ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, यहाँ तक लिख देना है। इसके अलावा अपने पॉइंट्स में ऊपर वाले पॉइंट्स लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है ये वाले फैक्टर्स आप लिखो, ये पहली वाली लाइन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, ये इनपुट वेरिएबल्स या इनपुट फैक्टर्स जैसे कि मटेरियल हार्डनेस हो गया, डेप्थ ऑफ कट हो गया, उनको मेजर करेगा और उनके अकॉर्डिंगली जो आपका कटिंग टूल होगा उसकी फीड और स्पीड, इन सारी चीजों को मेंटेन कर देगा। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरी अंडर अडेप्टिव कंट्रोल। फर्स्ट इज द अडेप्टिव कंट्रोल विद ऑप्टिमाइजेशन एंड सेकंड इज द अडेप्टिव कंट्रोल विद कंस्ट्रेंट। दो चीजें होती हैं, अडेप्टिव कंट्रोल विद ऑप्टिमाइजेशन एंड अडेप्टिव कंट्रोल विद कंस्ट्रेंट। अब ये दोनों क्या है देख लेते हैं वन बाय वन। तो जब हम अडेप्टिव कंट्रोल विद ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे, जिसको शॉर्ट में ACO बोलते हैं, तो ये क्या करता है, एक इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस को यूज करता है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस को यूज करता है और उस इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बेसिस पे वो क्या कर सकता है, आपके पूरे सिस्टम की जो भी मशीनिंग प्रोसेस होता है, उस पूरे मशीनिंग ऑपरेशन की इफेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, हेलो। अडेप्टिव कंट्रोल विद ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि ये एक इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस को यूज करता है। इट यूजेस एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस टू जस्ट आइडेंटिफाई और टू इंडिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। अब ये इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला नीचे आपको दिया गया होगा। साथ के साथ इसमें कुछ फैक्टर्स जैसे कि प्रोडक्शन रेट या प्रोडक्शन रेट मतलब पहले कितना वॉल्यूम बन रहा था, अब कितना वॉल्यूम बन रहा है, और कॉस्ट पर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव मतलब यूनिट वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव पे आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है आफ्टर यूजिंग दिस अडेप्टिव कंट्रोल, इसको हम यूज कर सकते हैं एज एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। सो फैक्टर लाइक द प्रोडक्शन रेट को आप यूज कर सकते हो, या कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम रिमूव, दिस कैन बी यूज्ड एज द इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इनको हम इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस की तरह यूज कर सकते हो। किस किस को, प्रोडक्शन रेट कितनी है, पहले मान लिया कि आप एक घंटे में 20 प्रोडक्ट बना रहे थे, अब मान लिया 30 प्रोडक्ट बना रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन रेट आपकी बढ़ गई। और मान लिया कि पहले आपको ये मान लिया कि यूनिट प्रोडक्ट बनाने में 20 रुपए का खर्चा आ रहा था, एक प्रोडक्ट को बनाने में 20 रुपए का खर्चा आ रहा था, लेकिन अडेप्टिव कंट्रोल की हेल्प से आपको एक प्रोडक्ट बनाने में 15 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, या कुछ पर्टिकुलर तो ये भी इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ जाएगा आपका, इसके बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ ACO सिस्टम। ठीक है, तो हमें ऑप्टिमाइजेशन पे आपको जनरली वर्क करना होता है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि फीड कितनी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर डेंसिटी का मटेरियल जो आप मशीनिंग कर रहे हो, फीड रेट, स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, सो अडेप्टिव कंट्रोलर एम्स एट ऑप्टिमाइजिंग द इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। अडेप्टिव कंट्रोलर जिसका एम होता है कि जो इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करे, वो आपका होता है अडेप्टिव कंट्रोल विद ऑप्टिमाइजेशन। अडेप्टिव कंट्रोलर जिसका एम होता है, वो एम इज एम एट optimizing the index of performance by varying the speed or feed in the machining operation। ठीक है, तो अडेप्टिव कंट्रोलर का काम क्या होता है, अगर हम ACO की बात करेंगे तो उसका काम ये होता है कि जो भी इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस है, उस इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करे, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करे। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। और तो ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ाने, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा, और अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है विच वेरिएबल यू वांट टू ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो बाय वेरिंग द फीड एंड मशीनिंग, तो फीड और मशीनिंग जो भी रेट होता है या स्पीड होती है उसको वेरी करते हैं। तो इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। सो इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस इज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल रिमूवल रेट अपॉन टूल वियर रेट। आप कितना मटेरियल रिमूव कर रहे हो पर यूनिट टूल वियर रेट। अब भाई मशीनिंग के साथ साथ मेटल तो रिमूव, मशीनिंग करेंगे तो मेटल रिमूव होगा,
साथ के साथ आपका जो टूल होगा वो भी तो घिसेगा, तो वो भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस का ये फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग टू दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, वेयर MRR इज द मटेरियल रिमूवल रेट ऑफ द मशीनिंग ऑपरेशन एंड TWR इज द टूल वियर रेट। ठीक है, ये टूल वियर रेट और मशीनिंग रेट, इन सब चीज़ों को यूज करके यू कैन ऑप्टिमाइज। तो इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, टूल वियर रेट जितना कम रहेगा, उतना बोल सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, अडैप्टिव कंट्रोल अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा होता है आपका ACC, इंडेक्सिंग अडैप्टिव कंट्रोल विद कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अडैप्टिव कंट्रोल विद कंस्ट्रेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये जो भी आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं, उनकी वैल्यू को कंस्ट्रेंट कर देता है कि भाई जो भी रेंज होगी, जब भी आप मशीनिंग करेंगे तो उन पर्टिकुलर पैरामीटर्स की वैल्यू उस पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर रेंज से ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। तो वही है, इन ACC बेस्ड अडैप्टिव कंट्रोलर कंस्ट्रेंट लिमिट्स आर इम्पोज्ड ऑन मेजर्ड प्रोसेस वेरिएबल। जो प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम लिमिटाइज कर देते हैं, उसको लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट में सेट कर देते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, दिस कटिंग स्पीड और फीड इज रेगुलेटेड सो एज टू मेंटेन मेजर्ड प्रोसेस वेरिएबल्स विद इन द कंस्ट्रेंट्स। इसमें कंस्ट्रेंट्स हम अप्लाई कर देते हैं और वो कंस्ट्रेंट जो आपके प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं उनके बेसिस पे हम लोग कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे। और वो कंस्ट्रेंट क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बात दिया कि कटिंग टूल की मैंने बात की कि कटिंग टूल जो होता है, कटिंग फोर्स, तो कटिंग फोर्स की बात करते हैं। मैंने बोला कि भाई कटिंग फोर्स की जो रेंज थी, मैंने मान लिया कि कटिंग फोर्स की जो रेंज थी वो कटिंग फोर्स आप 20 न्यूटन से 30 न्यूटन की रेंज में आपको लगाना है, 20 न्यूटन से 30 न्यूटन की रेंज। तो मैंने कंस्टेंट लगा दिया कि भाई कटिंग फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन से 30 न्यूटन के बीच में रहनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो हमें चेंज करने पड़ेंगे और इससे ज्यादा होगी तब भी चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे वो समझ लीजिए। मैंने बोला कि भाई आपका टूल कहीं ड्रिल कर रहा है और वहां पर क्या हुआ कि आपका जो टूल था, जो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे कहीं ड्रिल कर रहा था, वहां पे थोड़ी सी डेंसिटी उसकी बढ़ गई, आप बोल सकते हैं हार्डनेस बढ़ गई। तो कटिंग टूल को कट करने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कटिंग टूल को कट करने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही उस फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन से ऊपर जाएगी, जैसे ही उस फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन से ऊपर जाएगी तो क्या करेगा, जो अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, ये कटिंग स्पीड और फीड को रेगुलेट करेगा तुरंत। It will suddenly regulate the value of cutting speed and cutting speed. फीड रेट कम कर देगा, ठीक है, कटिंग स्पीड कम कर देगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कटिंग फोर्स हो जाएगा, उस कटिंग फोर्स की वैल्यू इस रेंज में तुरंत डाउन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे ही आपने देखा कि भाई टूल जो भी पैरामीटर है, उस फोर्स, कटिंग फोर्स की वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट तक जा रही है, ठीक है। इसमें हम उल्टा करें, जैसे ही क्या होगा, उस कटिंग फोर्स की वैल्यू उस रेंज से बाहर जाएगी, तो जो आप आउटपुट है, अडैप्टिव कंट्रोल क्या करेगा, टूल की स्पीड और फीड रेट को कंट्रोल करेगा, जिससे आपकी जो टूल की रेट है, जो वैल्यू है उसकी कटिंग फोर्स की, उसकी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। दूसरी बात, बाई चांस अगर कहीं वॉइड प्रेजेंट है तो कटिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम। कटिंग फोर्स कम लगेगा, और कम कितना लग सकता है भाई, 20 न्यूटन तक लग सकता है। लेकिन जैसे ही कटिंग फोर्स की वैल्यू मान लिया 10 न्यूटन या 20 न्यूटन से ज्यादा ही जैसे ही डाउन होती है, तो क्या करेंगे, कटिंग स्पीड वो बढ़ा देगा, फीड रेट बढ़ा देगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, इट विल अगेन विल ऑप्टिमाइज योर पैरामीटर्स, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू सिस्टम, ACO एंड ACC, अडैप्टिव कंट्रोल विद ऑप्टिमाइजेशन एंड अडैप्टिव कंट्रोल विद कंस्ट्रेंट्स। दोनों समझ में आ गए या नहीं, ठीक है। तो ये एक सिंपल डायग्राम है जिसमें मिलिंग ऑपरेशन हो रहा है। सो टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल मशीन कंट्रोल सिस्टम आर इन द प्रोफाइल और कंटूर मिलिंग ऑपरेशन हो रहा है एनसी मशीन के थ्रू, जिसके थ्रू आप देख सकते हो पूरा डायग्राम। ये डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस तरीके से अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम इसको यूटिलाइज कर रहा है। So adaptive control system that is using cutter force as the measured variable। तो देख लेते हैं किस तरीके से काम करेगा। ये आपका वर्क पीस है, मिलिंग ऑपरेशन हो रहा है, ये वर्क पीस है आपका, और यहाँ आपको मिलिंग ऑपरेशन करना है, ठीक है। ये आपका वर्क पीस फिक्स है, यहाँ पर डिस्क फिक्सर लगे हुए हैं। ये आपका कटिंग टूल है,
और ये फोर्स कटिंग मिलिंग कटर है जिस पर आप पर्टिकुलर फोर्स लगा रहे हो, और यहाँ पर क्या है, इस मेटल को आपको रिमूव करना है, एक तरीके से फ्लैट एज बनानी है, एकदम फ्लैट बनाना है। यहाँ पर देख रहे हो यहाँ मेटल प्रेजेंट है, यहाँ कोई भी मेटल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ मेटल प्रेजेंट है, यहाँ कोई मेटल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ मेटल प्रेजेंट है, यहाँ मेटल प्रेजेंट नहीं है। अब किस तरीके से काम होगा कि ये कटिंग टूल है आपका। कटिंग टूल क्या करेगा, यहाँ पे अपना ऑपरेशन कर रहा है, जैसे ही मेटल होगा यहाँ पर तो ये अपनी फीड रेट को कम कर लेगा, तो ये कटिंग फोर्स जो भी लग रहा होगा कम। जैसे ही अगर बात करें यहाँ मेटल प्रेजेंट है, तो मेटल को जैसे ही मेटल प्रेजेंट होगा, इस मेटल को रिमूव करने के लिए इस कटिंग टूल को फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कटिंग फोर्स को ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ से सिग्नल जाएगा इट मीजर करंट फोर्स यूजिंग द सेंसर, ठीक है। तो ये कटिंग टूल लगा होगा, यहाँ पर सिग्नल जनरेट होगा कि भाई यहाँ पर इस मेटल को रिमूव करने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब यहाँ पर मेटल प्रेजेंट है, तो ये एक सिग्नल जाएगा, ठीक है। ये सिग्नल जाएगा सेटअप फॉर एयर गैप डिटेक्शन, ठीक है। तो ये सिग्नल जाएगा, सिग्नल जाने के बाद देखा कि भाई एयर गैप वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है, क्या करेगा, एयर गैप यहाँ प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ सेंसर के थ्रू एक सिग्नल जाएगा। अब जब ये कटिंग करेगा तो भाई मेटल यहाँ प्रेजेंट है, तो मेटल को कट करने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ से एक सिग्नल जाएगा, किसको, एक सिग्नल के थ्रू जो कि डायरेक्टली या कॉन्टिन्यूसली इस फोर्स को मेजर कर रहा है, कटिंग फोर्स, कितना फोर्स कटिंग फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये सेंसर सिग्नल जनरेट कर देगा। तो क्या होगा, अब यहाँ पर सेटअप लगा होगा एयर गैप डिटेक्शन का, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे इसने फोर्स मेजर किया, अब अगर भाई यहाँ पर एयर गैप प्रेजेंट होगा तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, और जब एयर गैप प्रेजेंट नहीं है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर एयर गैप प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा कि भाई फीड रेट आपकी डबल हो जाएगी। लेकिन अगर अभी हम यहाँ की बात करते हैं पहले रेस की, तो एयर गैप प्रेजेंट नहीं है, तो इट विल एडजस्ट द फीड रेट टू मेंटेन एयर कटर फोर्स, ठीक है। फीड रेट को थोड़ा सा ये कंट्रोल कर देगा, मतलब धीरे धीरे आपको कट करना है, अभी तेजी से मूव नहीं करना। इसके अलावा से फीड रेट आपकी कंट्रोल हो जाएगी और ऑप्टिमाइज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड फोर्स, जो फोर्स है। अब जैसे ही मान लिया कि आपका पहला मटेरियल, ये वाला जो मेटल दिख रहा है आपको, ये वाला रिमूव हो गया, अब आपका कटिंग टूल आगे की ओर मूव करेगा। मान लिया कि अब आपका कटिंग टूल यहाँ की ओर मूव करने वाला है। जैसे ही आपका कटिंग टूल कट करते करते, मतलब यहाँ से राइट की ओर मूव कर रहा है ये कटिंग टूल, तो जैसे ही कट करते करते यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, ये देखेगा कि भाई अब ये जो फोर्स सेंसर होगा वो फोर्स सेंसर फोर्स मेजर करेगा, क्योंकि यहाँ पर मेटल प्रेजेंट नहीं है इस लोकेशन पर। तो आपका कटिंग टूल जो कटिंग फोर्स होगा, उस कटिंग फोर्स की वैल्यू सडनली कम हो जाएगी। तो होगा क्या कि जैसे ही सडन कटिंग फोर्स की वैल्यू कम होगी, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू मेजर करेगा और बता देगा कि भाई फोर्स की वैल्यू जैसे ही कम होगी तो ये बोल देगा कि भाई यहाँ पर मेटल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर एयर गैप प्रेजेंट है। और जैसे ही एयर गैप प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, डबल द फीड रेट एज नो मेटल इज प्रेजेंट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक सेंसर के थ्रू या जो भी कंट्रोलिंग डिवाइस है, एडेप्टिव कंट्रोल जो लगा है, इस कटिंग टूल की फीड रेट को बढ़ा देगा। यहाँ से यहाँ तक आपका टूल काफी तेजी से मूव करेगा, उस हिसाब से कटिंग आपकी फीड रेट कंट्रोल हो जाएगी, ऑप्टिमाइज हो जाएगी टू द रिक्वायर्ड लेवल, एंड यू विल बी मूविंग एट द फास्टर रेट इन द सेकंड पोजीशन। यहाँ से यहाँ तक आप फास्टर मूव से अगेन, जैसे ही आपका कटिंग टूल यहाँ पहुंचेगा, फिर मेटल प्रेजेंट होगा, उस हिसाब से दोबारा से फीड रेट एडजस्ट हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस विल बी गोइंग ऑन टू ऑप्टिमाइज योर मशीनिंग ऑपरेशन, ठीक है। मशीनिंग ऑपरेशन या मशीनिंग प्रोसेस जो होता है उसको ऑप्टिमाइज कर देगा। तो ये सारे चीजें हैं दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। सो देयर आर 3 मेन फंक्शंस ऑफ एडेप्टिव कंट्रोलर। एडेप्टिव कंट्रोलर के 3 फंक्शन है। पहला तो ये डिटरमाइन करेगा कि करंट परफॉर्मेंस ऑन द प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। ये देख लेगा कि भाई करंटली क्या प्रोसेस चल रहा है, देख लेगा कि करंटली फीड रेट क्या है और वेलोसिटी क्या है कटिंग रोड की और मेटल रेट। इसके बाद ये देखेगा नेक्स्ट स्टेप टू डिटरमाइन हाउ द कंट्रोल मैकेनिज्म शुड बी एडजस्टेड टू इम्प्रूव द प्रोसेस करंट परफॉर्मेंस। पहले तो ये देख लेगा अभी क्या परफॉर्मेंस है, दूसरी देख सकते हो तो क्या जो भी पर्टिकुलर मशीनिंग ऑपरेशन है उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकता है, ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। और तीसरी बात, अगर हम कर सकते हैं तो उस डिसीजन को ये इम्प्लीमेंट कर देगा। इम्प्लीमेंट का मतलब अगर कटिंग अगर मेटल प्रेजेंट है तो फीड रेट को कम कर देगा, और अगर मेटल प्रेजेंट नहीं है तो फीड रेट को तुरंत बढ़ा करके आपकी मशीनिंग पैरामीटर को ऑप्टिमाइज कर देगा, मशीनिंग ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज कर देगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा टूल लाइफ बढ़ जाएगी, एफिशिएंट यूज हो जाएगा कटिंग का, पार्ट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैमेज, देयर इज लेस ऑफ ऑपरेटर इंटरवेंशन, क्या सारी चीजें ऑटोमेटिकली रहेंगी तो ऑपरेटर जो होगा उस ऑपरेटर को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और पार्ट प्रोग्रामिंग विल बी इजियर एज सिलेक्शन ऑफ फीड एक्सेट्रा इज लेफ्ट टू द कंट्रोलर।
फीड रेट कितनी होनी चाहिए ये और स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये सारा काम कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारा जो प्रोग्रामिंग का काम भी होता है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं।